हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2024 का जो सेट 7 है और ये आईबी सेट है, ठीक है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर ये 22 से आज समझाऊंगी। 22 का पार्ट है बिंदु -4 और 6 बिंदुओं ए में है -6 और 10 और बी में है 3 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें जो वो M1 M2 होता है ना, M1 अनुपात M2, बस इसमें वही हमें इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ये XY है और ये X1 Y1, ये X2 Y2। तो पहले जो जो चीजें हमको दे रखी हैं वो इसमें नोट डाउन करेंगे। तो फिर लिखते हैं क्या, पहले तो यहाँ डाल देते हैं कि आंसर नंबर 22 का ये का पार्ट लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, जो XY हमको दे रखा है, ठीक है, XY हमको दिया हुआ है -4 और 6, ठीक। और जो X1 Y1 हमको दे रखा है वो है, ये X1 Y1 है, ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये -6 और क्या 10 है, ठीक है। और जो ये बी पॉइंट है, अब बी पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं। बी पॉइंट हमारा क्या है, X2 Y2, ठीक है। X2 Y2 है वो क्या है, 3 और -8। तो ये हमको इसमें इतना दे रखा है, बस विभाजन सूत्र वाला फार्मूला लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या होता है, यहाँ x, y बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, कॉमा यहाँ क्या M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन में फिर से M1 प्लस M2। तो ये हमने क्या लिख लिया, विभाजन सूत्र यहाँ पर लिख लिया। अब बस में वैल्यू पुट करना है। तो XY की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -4 और 6, तो यहाँ तो लिख देंगे -4, 6। अच्छा, ये 6 तो पॉजिटिव है, ठीक है, तो -4 और 6 बराबर। अब यहाँ M1 और M1 तो हमें निकालना ही है, इसलिए M1 तो लिखा रहेगा, मतलब M1 और M2 का अनुपात निकालना है, इसलिए M1 तो लिखा रहेगा। अब X2 क्या है, X2 3 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3 प्लस M2 भी ऐसे लिखा रहेगा। और X1 क्या है, ये X1 है और X1 कितना है, -6, तो यहाँ लिख देंगे -6, फिर बटे में M1 प्लस M2 ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक। अब M2 Y2, तो M2 ऐसे ही लिखा रहेगा। अच्छा, यहाँ M1 होना चाहिए था, ओके, M1 और यहाँ Y2, तो Y2 की वैल्यू रखना है। Y2 की वैल्यू क्या, -8, तो यहाँ ऐसे एक ब्रैकेट बनाएंगे, फिर -8 लिखेंगे, ठीक। अब प्लस M2, और M2 की वैल्यू तो निकालना है, ठीक है, यानी M1 M2 भी निकालना है। और Y1 क्या है हमारे पास, ये 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या 10 लिख देंगे, ठीक है। और ये 10 मल्टीप्लाई में है, अपॉन में क्या M1 प्लस M2। तो ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब जो ये वाला x एक्सिस कहलाता है वो इसके बराबर होगा, और जो ये वाला y एक्सिस है ये इस 6 के बराबर होगा। तो पहले एक को करते हैं, यानी कि -4 बराबर क्या, अब ये जो 3M1 है यहाँ पर लिखेंगे 3M1, यानी कि 3 को आगे कर लिया। फिर ये जो माइनस है यहाँ पर आ जाएगा -6M2, और इसके अपॉन में है M1 प्लस M2, तो ये इसके बराबर हो गया। और दूसरा 6 इसके बराबर हो जाएगा, तो उसको भी यहीं पर लिख लेते हैं कि 6 इसके बराबर होगा। अब -8 और यहाँ M1, तो 8M1, यहाँ प्लस 10M2 और बटे में M1 प्लस M2, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब ये जो M1 प्लस M2 है ये -4 से मल्टीप्लाई करेगा, भाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई होती है, तो -4 यहाँ मल्टीप्लाई लगा देंगे, क्या M1 प्लस M2 बराबर क्या 3M1 -6M2 ऐसे लिख देंगे। अब -4M1, भाई ये जो -4 है ये M1 से भी मल्टीप्लाई करेगा और M2 से भी मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ क्या -4M1, फिर यहाँ -4M2, ठीक है, -4M2 और बराबर में क्या 3M1 -6M2। अब जो ये माइनस का 4M1 है ये यहीं रहने देते हैं, और जो ये 3M2 है इसको इस तरफ ले आते हैं, तो माइनस का M1 और ये 3M1 है, 3M1 इसको यहाँ ले आते हैं, तो माइनस का 3M1 हो जाएगा बराबर -6M2 यही लिखा रहेगा। और जो कि 4M2 है इसको जब इस तरफ ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा क्या 4M2, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या जुड़ जाएंगे, तो 4 और 3 कितने 7, 7M1 बराबर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घटेंगे, तो 2M2 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर M1 बराबर 2, और जो ये 7 है ये बटे में आ जाएगा, और यहाँ M2, अब यहाँ से M2 हटा देंगे तो इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि M1 अपॉन M2 बराबर 2/7, बस यही अनुपात आ गया, क्या M1 अनुपात M2 बराबर 2/7। तो ये हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं, इसको चेक करने के लिए इसको भी लगा लेंगे, इससे भी अगर सेम आंसर आया तो आंसर हमारा
सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे, तो इसमें लिखेंगे 6 और इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई। भाई ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई जैसे इसने किया था सेम वैसे ही करना है। तो फिर m1 प्लस m2, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक, बराबर -8m1 प्लस 10m2। अब 6m1 तो यहाँ ये हो जाएगा, प्लस यहाँ 6 की मल्टीप्लाई 6m2, और यहाँ पर क्या माइनस का 8m1 और प्लस 10m2 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब 6m1 तो यहीं लिखा रहेगा, जो ये 8m1 है इसको जब इस तरफ लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का 8m1 हो जाएगा। यहाँ 10m2 ऐसे लिखा रहेगा, और जो ये 6m2 है जब उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 6m2 हो जाएगा। फिर इन दोनों को आपस में क्या जोड़ देंगे, तो 8 6 14, 14m1, और इनको आपस में घटा देंगे तो 4m2 बचेगा। फिर m1 और ये m2 इसके बट्टे में ले आते हैं। ठीक है, और 4 यहीं रहेगा, 14 इसके बट्टे में ले जाते हैं। इन दोनों को कट कर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, भाई 2 से कट कर दिया ऊपर नीचे। फिर m1 अनुपात m2, तो यहाँ पर भी तो यही आ गया 2 अनुपात 7, यानी कि ये आंसर इससे मैच कर रहा है, यानी कि आंसर हमारा ठीक है। तो लिख देंगे कि अनुपात m1 अनुपात m2। अब फाइनल आंसर यहाँ पर लिख देंगे कि ये हमारा आंसर सही आ रहा है। ठीक है, अब 22 का ये खा पार्ट है। एक बिंदु ए से, तो कोई एक पॉइंट ए है, वहां से क्या है कि जो एक वृत्त के केंद्र से, यानी कि वृत्त का जो सेंटर पॉइंट होगा वहां से क्या 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, और वृत्त पर उसी बिंदु ए से जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, यानी कि रेडियस ऑफ द सर्किल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं इसको। सबसे पहले इसका चित्र ही आपको समझाते हैं कि चित्र कैसे बनेंगे। देखिए, सबसे पहले ना एक वृत्त बनाएंगे ऐसे, यानी कि ये गोलाकार पोर्शन। ठीक है, ये बन गया। अब ये कहा है कि कोई एक बिंदु ए लेना है। सपोज हमने यहाँ, या फिर इस तरफ, चलिए इस तरफ ही ले लेते हैं। यहाँ पर हमने कोई बिंदु ए ले लिया। ठीक, तो एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब इसकी दूरी ये 7.5 सेंटीमीटर है, ये इतनी दूरी, क्योंकि वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी हमें दे रखी है। फिर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा कहाँ, वृत्त यहाँ स्पर्श करेगी ना, ये रेखा यहाँ स्पर्श करेगी, तो जो ये स्पर्श रेखा की लंबाई है यहाँ तक, ये है 6 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब ये हमको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। तो इस त्रिज्या को फिलहाल के लिए हम x मानते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क ना लिखकर यहाँ x मानते हैं। इसको सेंटर पॉइंट O ले लेते हैं, और ये बिंदु A हमें पता है, इसको हम क्या B मान लेते हैं। बस अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जहां पर ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या टच करती है, वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो बस क्या लिखेंगे इसमें, अच्छा ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें ना थोड़ी सी लैंग्वेज लिख के करेंगे। क्या लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्शी से, वृत्त की स्पर्शी से 90 डिग्री का कोण बनाती है। पहले तो ये लैंग्वेज लिखेंगे। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। जब ये 90 डिग्री कोण बनाती है तो हमको पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ कितना 90 डिग्री, तो एंगल ए बी ओ बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें कुछ लैंग्वेज तो लिखनी पड़ेगी हमें, तो ये लिख दिया हमने। अब जो जो चीजें दे रखी वो भी लिख लेते हैं कि ओ ए बराबर है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या ए बी हमको पता है, ए बी बराबर क्या है 6 सेंटीमीटर। और जो ये ओ बी, तो यहाँ लिख लेंगे कि माना त्रिज्या, माना त्रिज्या ओ बी बराबर क्या x सेंटीमीटर, इसको हमने x सेंटीमीटर मान लिया। अब यहाँ क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण इसमें क्या है ओ ए है, यही तो कर्ण है भाई, इसके सामने की भुजा कर्ण, तो ये ओ ए कर्ण है। तो क्या लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर बराबर किसके लंब, और लंब क्या है ये ओ बी है, तो ओ बी का स्क्वायर और प्लस क्या ये ए बी का स्क्वायर, लंब प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो ओ ए तो ऐसे लिखा रहेगा, यानी ओ ए स्क्वायर, तो ठीक है। अच्छा नहीं, ओ ए स्क्वायर की तो वैल्यू रखनी थी, उसको कट करके यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो ओ ए की वैल्यू क्या है 7.5, तो 7.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 7.5 का होल स्क्वायर लिखना था। ओके, फिर ओ बी, और ओ बी तो हमें निकालना है, तो एक्स इसकी जगह पर क्या एक्स का स्क्वायर लिख देंगे। फिर ए बी का स्क्वायर कितना 6 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या 6 का स्क्वायर लिख देंगे।
बस सारी चीजें हमने लिख ली। अब क्या करेंगे, यहाँ 7.5 का स्क्वायर है तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 55 25 और 8 सत्ते 56 56। तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करने का मतलब है 7.5 है, तो इसका स्क्वायर है यानी कि 7.5 मल्टीप्लाई 7.5। तो 7.5 की अगर 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा 56 25। ठीक है, बराबर। और ये एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ से, प्लस यहाँ जो 6 का स्क्वायर है कितना 36 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ 56.25, ये 36 यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा, और यहाँ क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 56 में से घटा देंगे 36, तो 56 से 36 घटेगा भाई, पॉइंट के बाद 25 है, यहाँ पॉइंट के बाद कोई अंक नहीं, तो पॉइंट वाला तो ऐसे ही लिखा रहेगा, यानी कि जो ये पॉइंट का 25 ये ऐसे लिखा रहेगा। अब 56 में से 26 घटेगा तो 6 में 6 गया 0, और 5 में 3 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब x बराबर क्या हो जाएगा √20.25। इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल या तो फिर हम इसको गुणनखंड करके निकालें या फिर ऐसे निकालें जोड़े बना करके। ठीक है, तो जोड़े बनाकर निकालना आसान होता है, ये दो दो के जोड़े बना लिए। अब ये 4 चौके 16, ठीक है 4 चौके 16, अब यहाँ 4 बचेगा, 4 4 8 हो गया, यहाँ पूरा एक जोड़ा उतारेंगे कितना 25 आ जाएगा। और ये 4 इसका आंसर, तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट के बाद हमने संख्याएं उतार ली तो फिर पॉइंट यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, अब अब देखिए यहाँ पर ऐसी संख्याएं लिखनी है जिससे ये ज्यादा ना हो पाए, तो हम 5 ले लेते हैं। 55 25 का 5, और 5 अट्ठे 40, और 40 और 2 42, यानी पूरा पूरा कट हो गया, यहाँ पर क्या 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई 4.5 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि जो त्रिज्या हमारी आ रही है वो क्या आ रही है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार लिख भी देंगे कि वृत्त की त्रिज्या बराबर 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगी। अब 22 का गा पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, और ये जो है चैप्टर 6 में अगर आप जाएंगे तो थ्योरम, वहां पर प्रमेय लिखी हुई है, प्रमेय है 6.1, उसके बाद प्रमेय 6.2। तो जो प्रमेय 6.2 है ये वही प्रमेय है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि इसको कैसे करना है। वैसे सिंपल है, जो प्रमेय 6.1 है उसी का जस्ट अपोजिट है ये। ठीक है, उसी का कन्वर्स कह सकते हैं इसको। तो चलिए सबसे पहले आपको चित्र बनाकर समझाते हैं कि किसी त्रिभुज की, अच्छा इसमें हमें त्रिभुज पता है, ठीक है, और दो भुजाएं, तो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, यानी कि समान अनुपात में विभाजित करना है, वो भी हमको पता है, बस इतना पता है। और सिद्ध क्या करना है कि जो तीसरी भुजा होगी उसके समांतर होना चाहिए, जो वो भुजा अनुपात में विभाजित करेगी ना वो तीसरी भुजा के समांतर होना चाहिए, हमको ये सिद्ध करना है। तो चलिए पहले इसमें चित्र बनाते हैं कि चित्र कैसे बनेगा। देखिए हमें एक त्रिभुज पता है, तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे कि ये हमें एक त्रिभुज पता है। ठीक है, और ये त्रिभुज का नाम है ABC, कोई भी नाम दे सकते हैं आप अपने अनुसार, ये ABC त्रिभुज है। अब हमें ये पता है कि जो DE है, ठीक है DE मान लेते हैं, ये रेखा DE है। ठीक है, ये पॉइंट D है और ये वाला पॉइंट E है, ये हमको पहले से गिवन है, पता है। ठीक, लेकिन हमें एक रेखा और कंस्ट्रक्ट करनी होगी ऐसे, तभी तो हम बना पाएंगे कि नहीं ये रेखा समांतर है या नहीं है। ठीक है, तो ये एक रेखा हमें अपने से कंस्ट्रक्ट करनी होगी, उसको हम F मान लेते हैं। ठीक है, और जो ये रेखा थी उसको फिलहाल के लिए हम L मान लेते हैं, जो ये रेखा पहले से थी इसको फिलहाल के लिए हम L मान लेते हैं। ठीक, तो बस इतना बनाना था चित्र, और ये डैश 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 करके बनाया जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा जुड़ गया है, लेकिन आप इसको डैश 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 करके ही बनाइए। ठीक, तो ये तो चित्र हो गया। अब इसमें जो लैंग्वेज लिखनी है वो क्या लिखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले जो दिया है हम वहीं से शुरू करेंगे। हमें क्या दिया है, दिया है क्या त्रिभुज ABC, एक हमें त्रिभुज ABC पता है। ठीक है, और क्या दिया है, और एक रेखा, एक रेखा L। ठीक है, एक रेखा L दे रखी है जो AB, ठीक है ये भाई AB है, AB को D पॉइंट पर ये कट कर रहा है और AC को ये E पॉइंट पर कट कर रहा है। तो हमको पता है जो AB तथा AC को क्रमशः क्रमशः कहाँ D तथा E पर इस प्रकार काटती है, इस प्रकार काटती है कि, इस प्रकार काटती है कि AD भाई AD और अपॉन में DB। ठीक है, AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू क्या AE और अपॉन में क्या EC। ठीक है, तो लिखेंगे यही क्या कि AD
अपॉन में क्या डी बी और बराबर में ए ई और अपॉन में क्या ई सी। ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। और ये हमें कहाँ से पता है, समानुपातिकता प्रमेय। भाई जो थ्योरम 6.1 है, यानी कि जो प्रमेय 6.1 है, उसी को समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। तो कैसे पता है, समानुपातिकता प्रमेय से, प्रमेय से ये हमें पता है, समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक है, तो ये लिखेंगे। अब यहाँ सिद्ध क्या करना है भाई, इतना तो हमको दे रखा है, अब हमें सिद्ध क्या करना है वो भी तो लिखेंगे। तो लिखेंगे सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, और ये हमको दिया हुआ था, ये गिवन है और ये हमें सिद्ध करना है। तो अब सिद्ध हमें क्या करना है कि जो ये एल है, यानी कि जो ये एल रेखा है, ठीक है, एल रेखा है बीसी के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो डीई रेखा है वो बीसी के पैरेलल होनी चाहिए, सिद्ध करना है हमको। तो एल पैरेलल होना चाहिए बीसी के, अर्थात जो ये डीई रेखा है, डीई वो पैरेलल होना चाहिए बीसी के, हमको ये सिद्ध करना है बस। ठीक है, अब उत्पत्ति कैसे करेंगे, उत्पत्ति मतलब ये प्रूफ जो कर रहे हैं वो प्रूफ कैसे करके दिखाएंगे। तो उत्पत्ति डाल देते हैं यहाँ पर। उत्पत्ति कैसे करेंगे, माना, सबसे पहले हम मानेंगे कि माना जो डीई रेखा है वो बीसी के समांतर नहीं है। पहले उसका अपवाद मान लेते हैं कि जो डीई रेखा है ये, ठीक है, ये बीसी के समांतर नहीं, पहले एक बार ये मान के चलेंगे और बाद में यही प्रूफ करेंगे कि ये समांतर है। तो क्या लिखेंगे कि जो डीई रेखा है बीसी के समांतर नहीं है, पहले तो ये मान लेंगे नहीं है। जब ये नहीं है तो फिर एक दूसरी रेखा लेंगे। ठीक है, तो एक दूसरी रेखा बीसी के समांतर होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो फिर दूसरी रेखा है जो बीसी के समांतर होनी चाहिए, तो वो रेखा कौन सी है, माना। अब हम मानेंगे उसको अलग से, मानेंगे क्या, माना जो डी एफ है, भाई इसमें हमने डी एफ ही तो अलग से बनाया था, यहाँ पर ये डी एफ रेखा जो डी एफ है, अच्छा ये एफ बना हुआ है, ठीक है, डी एफ जो है वो पैरेलल बीसी, तो फिर हम ये मान लेते हैं कि डी एफ है वो बीसी के समांतर होनी चाहिए। ठीक है, अतः अब जब ये डी एफ बीसी के पैरेलल है, इसमें समझिएगा, जब ये डी एफ ये वाली रेखा इस बीसी के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है कि ए डी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, फिर तो ये हो जाएगा, क्योंकि समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है कि जो रेखा कट करती है तो उसकी रेखाएं अनुपात में होती है, यानी कि ए डी अपॉन डी ई डी बी और इज इक्वल्स टू क्या, ए एफ अपॉन एफ सी। तो यही लिखेंगे। तो लिखेंगे अतः क्या, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन में एफ सी, ये लिख देंगे। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। लेकिन हमें क्या पता है, लेकिन हम तो पहले से जानते हैं ना कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में क्या ई सी। ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये दिया हुआ है। ठीक है, दिया है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये लिख देंगे कि ये हमको दिया हुआ है और हम पहले से ये जानते हैं। और इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, क्या 1 व 2 से हम कह सकते हैं, अब जब इनकी राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि ए एफ बराबर क्या एफ सी और बराबर यहाँ पर क्या ए ई बराबर ई सी, ये लिख देंगे। भाई ये दोनों को मैंने बराबर कर दिया। ठीक है, अब क्या, दोनों और एक जोड़ देंगे, तो ए एफ अपॉन एफ सी बराबर ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ +1 लिखना था क्योंकि ये छूट गया, +1 करेंगे, यहाँ पर भी +1 करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों और एक जोड़ने से, एक जोड़ने पर, ठीक है, ये लिख देंगे, दोनों और एक जोड़ने पर, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एफ, भाई ये ए एफ है और जो एफ सी 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो एफ सी हो जाएगा, और अपॉन में क्या एफ सी बराबर, अब ये ए ई तो ऐसे ही लिखा रहेगा और जो ई सी है जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ई सी हो जाएगा, अपॉन में क्या ई सी ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब ए एफ अपॉन एफ सी। अब यहाँ देखिए कि ए एफ अपॉन एफ सी है क्या, ये ए एफ और अपॉन में एफ सी, ये पूरा ए सी है भाई, ए एफ और एफ सी पूरा तो ए सी है। तो यहाँ इसकी जगह पर क्या ए सी लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे ए सी और अपॉन में क्या एफ सी बराबर, अब ए ई प्लस ई सी क्या है, अब यहाँ देखिए ए ई, ठीक है, ये ए ई है और ये ई सी है, तो ए ई और ई सी मिला के ए सी बन रहा है, ये भी ए सी है। तो
तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, AC लिख देंगे, और कौन में क्या, EC लिख देंगे। अब जब ये अंश बराबर हैं तो हर भी तो बराबर होने चाहिए, तो क्या लिख देंगे कि अतः, भाई जब अंश बराबर है तो हर बराबर होने चाहिए, तो फिर ये अंश ऊपर के हटा देंगे और सीधे FC बराबर EC लिख देंगे, तो FC बराबर EC, ठीक है, FC बराबर EC है। अब यहाँ देखिए क्या इन्होंने क्या बोला है कि जितना FC है उतना ही EC होना चाहिए, यानी इसकी लंबाई दोनों की बराबर है। तो ऐसा कब होता है, जब कोई रेखा किसी के ऊपर हो, जब संपाती रेखाएं बनाती हैं तभी तो ऐसा संभव होता है। यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि ये रेखा इसी की रेखा के बराबर है। तो बराबर रेखाएं कब बनती है, जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा और संपाती रेखाएं बनाती हैं। तो बस इसका मतलब अगर ये बराबर है तो हम क्या लिखेंगे कि यह, तो लिखेंगे यह केवल तभी संभव है, जब F और E, ठीक है, F और E कैसी हो, संपाती रेखाएं हो, F और E संपाती हूँ, ठीक है, ये तभी संभव है, संपाती हूँ, अर्थात, ठीक है, अर्थात रेखा D, ठीक है, रेखा जो DF है, ठीक है, स्वयं रेखा L ही हो, ठीक है, स्वयं रेखा L ही हो, यह तभी संभव होगा। अब अर्थात रेखा DF स्वयं रेखा L हो, इसका मतलब क्या है कि जो ये रेखा DF है, ठीक है, जो रेखा DF है वो रेखा L ही होनी चाहिए, ये दोनों रेखाएं सेम होनी चाहिए। तो बस यही हमने लिखा है कि रेखा DF स्वयं रेखा L ही हो, ठीक, लेकिन DF पैरेलल BC, ठीक है, हम क्या जानते हैं कि जो DF है वो पैरेलल BC है, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने पहले माना हुआ था कि DF है पैरेलल BC है, ये हमने बीच में माना था ना कि माना DF पैरेलल BC, ठीक है। जब हम ये जानते हैं तो हम कह सकते हैं कि अर्थात जो L है पैरेलल BC, वो भी तो पैरेलल BC होगा, जब दोनों रेखाएं एक ही हैं तो जो ये पैरेलल हो गया तो फिर ये वाला भी तो पैरेलल हो गया कि L पैरेलल BC, ठीक, और यही प्रूफ हो गया, हमारा प्रूफ्ड हो गया। बस ये हमें इसमें इसको प्रूफ करके दिखाना था, हालांकि इतना टफ नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 का ये घ पार्ट है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, ठीक है, और अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है, ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 लगवा दिया है पीछे, ठीक है, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन पीछे हो चुके हैं, और मैंने आपको बताया है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऊपर की 3 लाइनें लिखना पहले तो कंपलसरी है, उसके बाद फिर आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, वैसे मैंने कई बार पीछे इस तरह के क्वेश्चन बताए हैं। तो इसमें लिखेंगे कि माना, और ये इकाई और दहाई के अंक से लगते हैं, तो माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर क्या, y, इसमें ये इकाई और दहाई का अंक मानना पड़ता है। फिर यहाँ लिखते हैं बनी संख्या, और बनी संख्या क्या होती है हमारी 10x + y, ठीक है, ये हमारी बनी संख्या हो गई। और यहाँ पर अंक पलटने से जो प्राप्त संख्या होगी वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 लाइनें तो कंपलसरी हैं, लेकिन किसी किसी में अंक पलटने को बोलते हैं, किसी किसी में अंक पलटने को नहीं बोलते, वैसे अक्सर सब में ही बोलते हैं। तो आप ये भी लिख लीजिए कि अंक पलटने से प्राप्त संख्या, जब अंक पलटेंगे तो संख्या क्या बनेगी, तो ये यहाँ पर क्या 10y, भाई ये जो x है वो y की जगह और y है जो x की जगह, तो ये अंक पलटने से संख्या बन रही है हमारे पास ये, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, ये तो हमें कंपलसरी लिखना है, उसके बाद अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है कि 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 12 है, ठीक है। अंक क्या है इसमें अंक x और y ही तो है, ठीक है, इसमें अंक x और y ही तो है। तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे कि x + y बराबर कितना 12, ठीक है, x + y बराबर 12, और इसको क्या इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, ठीक। अब पुनः इसको पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, इसमें और क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या, यानी कि अंकों का स्थान बदल दिया, जो संख्या प्राप्त हुई, ठीक है, दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो दी गई संख्या तो पहले संख्या तो ये थी ना, इससे 18 अधिक, यानी कि इसी में 18 अधिक करो। तो कहने का मतलब है कि पुनः प्रश्नानुसार
पुनः प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, ये संख्या तो प्राप्त संख्या है, तो प्राप्त संख्या तो ऐसे लिख देंगे, तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से, और दी गई संख्या ये है, तो दी गई संख्या से 18 अधिक है, यानी कि इसमें कर दो 18 अधिक। भाई दी गई संख्या से 18 अधिक है तो इसी में 18 अधिक कर लो। बस अब इसको एक समीकरण के रूप में बनाना है, तो कैसे लिखेंगे, 10y, अब यहाँ y है तो y को इस तरफ ले आते हैं तो माइनस का y हो जाएगा, x तो यहीं लिखा रहेगा, और जो 10x है इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 10x बन जाएगा, बराबर 18, 18 यहीं अभी लिखा रहने देंगे। अब अगर 10y से 1y घटाते हैं तो 9y बचेगा, यहाँ 10x में से अगर हम x घटाते हैं तो 9x बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि 10 एक बड़ी संख्या है। यहाँ 18 हो गया, फिर यहाँ इन दोनों से 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, y माइनस एक्स बराबर क्या 18, तो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर y माइनस एक्स बराबर 2, ठीक है। तो अच्छा इसको सीधा करके लिखते हैं, तो पहले माइनस एक्स आएगा, भाई x के आगे माइनस है तो पहले माइनस एक्स आएगा, और y के आगे प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं, तो प्लस y बराबर 2, तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2, ये इक्वेशन नंबर हमने 2 बना ली, ठीक है। अब जो समीकरण 1 थी हमारी, ये समीकरण 1 है, और ये समीकरण ये वाली 2 है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या, समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 12, और क्या है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर क्या 2, दोनों को सॉल्व करना है। तो इनको नॉर्मली हम जोड़ेंगे, क्योंकि हमें माइनस तो करना नहीं, किसी के चिन्ह तो बदलने नहीं, नॉर्मली इनको जोड़ेंगे, जोड़कर निशान लगा देंगे, ये कट हो जाएंगे, यहाँ y और y कितने 2y हो जाएंगे, यहाँ 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएंगे, ठीक। तो फिर y बराबर 14, और ये 2 बटे में ले जाएंगे, ये कट के कितना 7 आ गया, इसका मतलब y की वैल्यू क्या 7 आ रही है, यहाँ से y निकल आया। अब किसी भी एक समीकरण में मान रख देंगे, तो समीकरण 1 में ही मान रख देते हैं, या समीकरण 2 में किसी में रख लेते हैं, तो समीकरण 1 में y बराबर 7 रखने पर, ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारे पास है क्या, x प्लस वाई बराबर 12। अब y की वैल्यू कितनी है 7 है, और यहाँ x है और यहाँ 12 है, तो x बराबर 12, और ये 7 वहाँ माइनस में जाएगा, तो 12 माइनस 7 कितना 5 बचेगा, तो x बराबर कितना 5 आ गया, x की वैल्यू तो 5 आ रही है। लेकिन सवाल अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, हमें संख्या भी तो प्राप्त करनी है, तो जो ये हमने बना के रखा था ना बनी संख्या, इसमें हमें मान रखना है, तो अब बनी संख्या की जगह सिर्फ संख्या लिखेंगे, तो क्या संख्या बराबर 10x प्लस वाई लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे संख्या बराबर 10x प्लस वाई, ये लिख देंगे, इसमें मान रखेंगे 10 इंटू यहाँ क्या 5 रखेंगे, भाई x की जगह 5 रखना है, प्लस y की जगह कितना रखना है 7 रखना है, तो 10 पना 50, ये 50 हो गया, ठीक, यहाँ 50 हो गया। भाई x की जगह 5 रखा क्योंकि x का मान 5 आया था, और y का मान 7 आया, तो y की जगह 7 रख दिया, 10 पना 50, और यहाँ 7 ऐसे लिख देंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 57, ठीक है, यहाँ 57 आ रहा है, तो जो संख्या हमारी आ रही है, संख्या बराबर क्या 57, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो इस तरह के सवाल टफ नहीं होते हैं, इसमें आप बस ये दो तीन क्या 3 लाइनें तो याद रखिए, चौथी लाइन भी वैसे लिख सकते हैं, हालांकि किसी में अंक पलटने को कहते हैं, किसी में नहीं कहते हैं, वैसे अक्सर सब में ही कहते हैं, तो ये 3 या 4 लाइनें कह सकते हैं कि ये 4 लाइनें आप सब में याद रखिए, उसके बाद आप सवाल पढ़िए, सवाल में जो जो दिया आप बिल्कुल वैसे करते जाइए, आपसे इस तरह के सवाल मैं कह सकती हूँ 100% श्योर कि आपसे बनने लगेंगे, अगर आप जो सवाल में दिया है वैसे करेंगे तो आपसे बनने लगेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 का ये अड़ा पार्ट करेंगे, और अड़ा में क्या है, द्विघात समीकरण √3x² माइनस 11x प्लस 8√3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अच्छा इसके मूल ज्ञात करना है, तो सिंपली हम इसको श्रीधराचार्य विधि से लगाते हैं तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, वरना तो फिर या तो सोचते रहेंगे कि क्या मूल हो सकते हैं, क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो सिंपली अगर श्रीधराचार्य विधि इसमें यूज करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, से तुलना यानी कंपेयर कर रहे हैं, तुलना करने पर ए की वैल्यू क्या आएगी √3, भाई तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू तो √3 आ जाएगी, और बी की वैल्यू क्या यहाँ माइनस का 11, तो क्या लिखेंगे माइनस का 11, और सी की वैल्यू क्या है, ये सी की वैल्यू भाई सी ये है यहाँ, तो कितना 8√3, ये हमने तुलना कर लिया। अब श्रीधराचार्य विधि लगा रहे हैं, यानी कि हमें 2 मूल निकालने हैं, तो श्रीधराचार्य विधि, ठीक है, तो मूल निकालने हैं, मूल यानी कि x निकालने हैं हमको। फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और अपॉन में क्या 2a, ये फार्मूला होता है। अब इसमें मान रखना है, बस कुछ करना नहीं, तो माइनस बी, अब यहाँ पर b की वैल्यू तो पहले से माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा ये माइनस और यहाँ माइनस, ठीक, फिर प्लस माइनस √b², अच्छा b² जो है वो कितना है माइनस का 11 और इसका स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू
ए, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास √3 इंटू सी, और सी की वैल्यू क्या है 8√3। ठीक है भाई, ये ए की वैल्यू √3 तो √3 लिख दिया ए की जगह, और सी की जगह क्या 8√3 तो 8√3 लिख दिया, और अपॉन में 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू क्या √3 तो यहाँ पर √3 लिख दिया। ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ तो प्लस का 11 चल रहा है, यहाँ प्लस माइनस, फिर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर कितना 121, और ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, फिर -8, यहाँ 4 और यहाँ 8, तो 8 चौके 32, तो यहाँ माइनस तो लगा ही रहेगा 32, √3 और √3 मिला के कितना 3 हो जाएंगे भाई, √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 हो जाती, तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ क्या 2√3 लिख देंगे, बराबर यहाँ 11, ये प्लस का हो चुका है तो हटा देंगे यहाँ 11 प्लस माइनस, अब यहाँ क्या 121 और यहाँ 32 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा, फिर यहाँ 2√3 ऐसे ही लिखा रहेगा, बराबर 11 प्लस माइनस, अब इसको ना आपस में घटा देंगे तो 11 11 में 6 गया तो 5, यहाँ 11 11 में 9 गया 2, 25 आ रहा है, यहाँ क्या 2√3, अब 25 का वर्गमूल हम जानते हैं 5 होता है, इसका मतलब क्या यहाँ 5 लिख देंगे, बटे में क्या 2√3, अब इसको 2 बार अलग अलग लिखेंगे, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो 11 प्लस 5 बटे में 2√3, और कॉमा लगा देंगे 11 माइनस 5 और बटे में 2√3। ठीक है, इस प्रकार इसको लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 और 5 तो 16, 16 बटे 2√3। ठीक है, और यहाँ कितना 11 में से अगर 5 जाएगा तो 6, 6 बटे 2√3, तो कट कर देंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, ये कट कर देंगे, यहाँ 8 आ जाएगा, तो 8 बटे √3, पहले 8 बटे √3 लिख लेंगे, इसको इसको तो ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे, इसको भी कर सकते थे लेकिन इसको करने से कुछ होगा नहीं, कुछ कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ कैंसिल हो रहा है, कट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या 3√3, और यहाँ √3 और √3 की जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 और √3 ऐसे ही लिख दिया जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या 8/√3 कॉमा, यहाँ से क्या केवल √3, तो जो मूल आएंगे हमारे, ठीक है मूल हमारे क्या आ रहे हैं 8√3 और दूसरा क्या आ रहा है √3, तो बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 22 का ये 4 पार्ट है। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए, और हमें इसमें माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, हमें बारंबारता दे रखी है, तो संचयी बारंबारता बनाएंगे सबसे पहले, फिर इसमें माध्यिका इसकी ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, फिर क्या यहाँ पर बारंबारता, बारंबारता, और यहाँ क्या संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, ये लिख लेंगे। अब यहाँ वर्ग अंतराल हमें दिया है 0 से 10, यहाँ 10 से 20, यहाँ 20 से 30, और यहाँ 30 से 40, और यहाँ 40 से 50, ये हमको वर्ग अंतराल दे रखा है। फिर बारंबारता हमको दी है कितनी 2, यहाँ 8, यहाँ 20, यहाँ 15, यहाँ 5, ये हमको क्या दिया है बारंबारता। और जो संचयी बारंबारता है अब इसकी हम निकालेंगे क्या, यहाँ 2 लिखा रहेगा, अब 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 20 जोड़ेंगे तो कितना 30, 30 में 15 जोड़ेंगे तो 45, और 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब इसको स्केल के द्वारा कंप्लीट करते हैं, फिर आगे प्रोसेस करेंगे इसका। तो ये टेबल हमने कंप्लीट कर ली है, और यहाँ जो 50 आया है, 50 क्या है n की वैल्यू 50 आई है। ठीक है, फिर n/2 क्या है, n/2 तो 25 आएगा। अब ये देखना होता है कि 25 यहाँ किसके अंतर्गत आएगा, तो 10 से तो बड़ी संख्या है, लेकिन 30 के अंतर्गत इसको लेंगे। ठीक है, 30 के अंतर्गत हमें क्या लेना है 25। अब हम कहाँ यहाँ जाएंगे, जस्ट यहाँ, तो ये f कहलाता है, इसके जस्ट ऊपर ये CF कहलाता है। ठीक है, अब इसके और इधर बढ़ेंगे यहाँ, तो ये क्या L कहलाता है। ठीक है, जो यहाँ हमें मिला है ये 25 कहाँ यहाँ लाइज करेगा, इसके जस्ट सामने और बढ़ेंगे, ये L कहलाता है। तो अब लिखेंगे क्या L बराबर हमें 20 दे रखा है, F का मान भी 20 है। ठीक है, और CF हमें कितना 10 दे रखा है, और H, ठीक है H भी यहीं पर लिख देते हैं, H कितना है 10, क्योंकि जो डिफरेंस है दोनों का वो 10 ही तो है। बस फार्मूला लगा देंगे माध्यिका वाला, तो माध्यिका बराबर क्या L प्लस n/2 माइनस CF और अपॉन में F मल्टीप्लाई में H, तो ये फार्मूला हमने लिख लिया यहाँ पर। अब L की वैल्यू हम जानते हैं 20 है, 20 लिख लेंगे, प्लस n/2, और n/2 हमारे पास क्या 25 है, 25 लिखेंगे। CF कितना है हमारे पास 10 है। ठीक है, CF की वैल्यू 10 है तो 10 लिख लेंगे, और बटे में F कितना है 20 है तो 20 लिख लेंगे, और H की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 10, तो यहाँ पर क्या 10 लिख लेंगे। ठीक है, ये H की वैल्यू 10 दे रखी है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या 10 लिख लेंगे। अब 20 प्लस यहाँ 25 में से अगर 10 घटाएंगे तो 15 बचेगा, तो 15 लिख लेंगे, और जो 10 है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेगा, फिर क्या 20, यहाँ 20 लिख देंगे। अब 0 से 0
कैंसिल हो जाएगा, तो फिर 20 प्लस 15/2, और 15/2 यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। अब बस इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 27.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यही माध्यिका हो जाएगी। क्या लिखेंगे, माध्यिका बराबर 27.5, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 23 है। एक ठोस बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो ठोस है वो बेलन के आकार का यानी कि बेलनाकार चित्र बनेगा। उसके जो दोनों सिरे हैं वो अर्धगोलाकार है, तो उसके ऊपर अर्धगोलाकार भी चित्र बनाना है। ठीक है, तो कुल ऊंचाई 19 दे रखी है और जो त्रिज्या है वो 3.5 दे रखा है। आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आपको सॉल्व करके बताते हैं। पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र कैसे बनेगा इसका, ये जो है एक बेलन है। ठीक है, और ये अर्धगोलाकार इसका सिरा है और ऊपर से भी जो सिरा है इसका ये अर्धगोलाकार सिरा है। ठीक, ये कुछ ऐसे चित्र बनाना है इसका, कह सकते हैं कैप्सूल टाइप इसका चित्र बनेगा। अब जो कुल ऊंचाई का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई। ठीक है, तो इसको कुल ऊंचाई बोलते हैं। ये दे रखी है 19 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक का इतना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। अब जब ये 3.5 है तो ये भी तो कितना 3.5 सेंटीमीटर हुआ ना। ठीक, और जब ये 3.5 है तो फिर ये भी 3.5 हुआ। ठीक है, ये भी 3.5 हुआ। जब ये 3.5 ये 3.5 तो 3.5 और 3.5 मिला के 7 हुए। अब जो ये कुल ऊंचाई है ये तो 19 है, फिर इतनी ऊंचाई कितनी रह जाएगी, इतनी। ठीक है, तो इतनी मतलब कितनी, 19 में से अगर हम 7 घटाएंगे, भाई ये 3.5 ये 3.5 दोनों मिला के कितने 7 हो गए। तो अगर 19 में से अगर 7 घटाएंगे तो यहाँ 12 बचेगा। तो यानी कि जो ये ऊंचाई है बेलन की ऊंचाई, सिर्फ बेलन की ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इस चित्र में लिखेंगे कि अच्छा, अब इस चित्र में क्या क्या दे रखा है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखेंगे कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना 12 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या आधार जो ये त्रिज्या है, अब वो बेलन की त्रिज्या कहें या फिर कहें अर्धगोले की त्रिज्या, वो तो एक ही है ना, तो सीधे सीधे लिख देते हैं त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या r बराबर कितना 3.5 सेंटीमीटर। बस इतना ही दिया है और इतने से ही काम चल जाएगा। अब हमें क्या लिखना है कि ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन। भाई पहले तो बेलन है तो बेलन का आयतन और प्लस क्या, 2 गुणे अर्धगोलों का आयतन। ठीक है, क्योंकि 2 अर्धगोले की वजह से 2 गुणे अर्धगोलों का आयतन, 2 अर्धगोले हैं, 2 अर्धगोलों का आयतन। तो ये लिख लिया हमने। अब बेलन का आयतन हम जानते हैं कि πr² होता है, ये बेलन का आयतन होता है प्लस 2। ठीक है, 2 तो लगा देंगे और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³, ये होता है अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। ठीक, अब यहाँ से क्या पाई और r², तो यहाँ से भी पाई और क्या r², यहाँ 3 है तो r² कॉमन मिल जाएगा, तो कॉमन ले लेंगे क्या πr²। यहाँ क्या h बचेगा और यहाँ से 2 दूनी 4, 4/3 और पाई तो कॉमन ले लिया, तो r² भी कॉमन ले लिया, लेकिन एक r यहाँ से बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 है। ठीक है, तो एक r तो यहाँ पर बचेगा। अब पाई का मान रखते हैं 22/7 और r² है 3.5, तो उसको 2 बार लिख देंगे 3.5 3.5, r² को यहाँ 2 बार लिख दिया। मल्टीप्लाई h, और h की वैल्यू कितनी 12 हमने अभी भी निकाली थी कि जो बेलन की ऊंचाई वो 12 है, तो इसलिए h यहाँ लिख दिया प्लस 4/3 और r की वैल्यू फिर से कितनी 3.5, इतना हमने इसको लिख लिया। अब सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको कट कर लेते हैं, तो 7 एकम 7, 7 पन्ने 35, यहाँ 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 की मल्टीप्लाई पहले इससे कर लेते हैं, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 से 11, और जो ये पॉइंट था वो पॉइंट यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब ये 3.5 जो बचा हुआ है यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए 12 तो लिखा रहेगा प्लस, और यहाँ क्या 4 पंचे 20, तो 20 का 0, 2 कैरी हो जाएंगे और 4 3 12, 12 तो 14। तो यहाँ इनकी भी हमने मल्टीप्लाई करनी, 4 की और 3.5 की मल्टीप्लाई कितना 14 आ रहा है, बटे में कितना 3। ठीक है, अब यहाँ से अच्छा 11 की 3.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11.0 का मतलब है केवल 11, तो हम यहाँ केवल 11 ले रहे हैं। 11 पचे 55, 55 का 5 और 11 3 33, 33 में 5 जोड़ेंगे तो 38, 385 आ रहा है। अब ये वाला पॉइंट के बाद 0 ये तो हमने लिया ही नहीं था, तो इससे मतलब नहीं है, सिर्फ ये वाला पॉइंट, तो पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, फिर मल्टीप्लाई। अब इसको नीचे 1 मान लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो
3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। फिर 12 की 3 से मल्टीप्लाई, तो 12 3 36 प्लस 14 की 1 से मल्टीप्लाई 14, और 14.0 का मतलब हम 14 ले लेंगे, उसको 0.0 छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब 38.5 मल्टीप्लाई, अब यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 36 में 14 जोड़ेंगे तो 50 आएगा, सीधे सीधे 50 आ गया, यहाँ पर बटे में 3 लिख देंगे। अब 50 की मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे तो ठीक है, जीरो तो पहले जीरो लगा लेंगे यहाँ पर। फिर 25 25 25 का 5 और 5 अट्ठे 40, 40 2 42 और 5 3 15 और 15 और 4 19, तो यहाँ 1925 आ रहा है, और यहाँ जीरो भी है, लेकिन जो ये पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, एक अंक के बाद है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। बटे में कितना, 3 लिख देंगे। अब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा, तो छाक 18, 6 आएगा, यहाँ 1 बचेगा, 3 चौके 12, ठीक है, पूरा पूरा कट गया। फिर 3 एकम 3 और यहाँ 2 बचेगा 20, फिर पॉइंट लगा के तिछाक 18, फिर तिछाक 18 तिछाक 18, ऐसे आता चला जाएगा। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट ये लिख सकते हैं 6, और यहाँ इसको एक अंक बढ़ा देंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो कुछ इतना आंसर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कुछ इतना आंसर हमारे पास आ रहा है। तो ये तो हो गया एक आंसर। अब इसका क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये अच्छा, इसको डाल देते हैं फर्स्ट, यहाँ पर 23 को इसमें फर्स्ट डाल देते हैं कि हमने निकाला था ठोस का आयतन, और यहाँ सेकंड लिख लेते हैं कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठ, तो क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस किसका, 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो ये ऐसे लिखना है इसको, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अच्छा, इसका वक्र पृष्ठ क्यों लगाएंगे, हमें संपूर्ण पृष्ठ बोला है, इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठ का मतलब पूरे का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब पूरे का वक्र पृष्ठ, इसलिए इसका भी वक्र पृष्ठ लगेगा और इन दोनों का भी वक्र पृष्ठ ही लगेगा। संपूर्ण पृष्ठ तो लिखा है इसलिए कि संपूर्ण पृष्ठ का मतलब पूरा पृष्ठ, पूरा पृष्ठ निकालना है। ठीक है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा वो कितना होगा, 2πr(h), ये हुआ बेलन का जो वक्र पृष्ठ हुआ वो 2πr(h) हुआ, प्लस 2 गुणे, और जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr², ये होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब बस इसमें वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। अच्छा, उससे पहले ना कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन हमें 2πr यहाँ से मिल रहा है और यहाँ से भी 2πr मिल रहा है, तो 2πr तो कॉमन मिल रहा है, यहाँ सिर्फ h बचेगा और यहाँ 2πr कॉमन मिला, लेकिन ये 2 तो बचा है, और यहाँ से r² था भाई, एक ही r तो बाहर लिया है तो r1 बचेगा, वो लिख दिया हमने। फिर यहाँ से क्या, 2 और पाई का मान रखेंगे 22/7 और मल्टीप्लाई r, और r की वैल्यू कितनी, 3.5। ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर यहाँ ब्रैकेट लगा के क्या, h, और h की वैल्यू 12 है, और फिर उसके बाद में प्लस 2 गुणे, और यहाँ कितना, 3.5। ठीक है, ऐसा कुछ। अब 7 पन्ने 35, तो यहाँ फिर से वही 0.5 आ गया, 2 गुणे, और अगर 22 की हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110, पॉइंट यहाँ लगा देंगे, यानी फिर से वही 11 जो ऊपर आ रहा था इससे पहले जो लगाया था, मल्टीप्लाई लगा देंगे। अब यहाँ 12 और प्लस यहाँ कितना, 35 दूनी 70, तो 70 मतलब 7.0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या, 11 दूनी 22, भाई 11 की 2 से गुणा, 0.0 तो ये हटा देंगे, तो 11 दूनी कितना, 22 हो गया, और गुणे यहाँ कितना, यहाँ 19 हो गया, 22 12 में 7 जोड़ेंगे, 0.0 यहाँ भी हटा दिया, तो 12 में 7 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। अब इन दोनों की कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 19 दूनी 38 और 19 दूनी 38, 38 में 3 जोड़ेंगे तो 41, यानी कि 41, और ये क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। बस जो आंसर हमारा आ गया वो लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर क्या आया था, 641.67 ओके, सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब में आता है, जो आयतन होता है हमेशा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, तो क्यूब लगा के आता है। ठीक है, और जो ये वक्र पृष्ठ होता है या संपूर्ण पृष्ठ को बोलते हैं, तो वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो क्या लिखेंगे कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये क्या आया था हमारा, 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका जो आंसर दे रखा है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, आंसर पे अगर आप आंसर पे जाते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि संपूर्ण पृष्ठ जो है वो कितना है, 418 पाई दे रखा है। ये जो पाई है ना, ये मिसप्रिंट छपा हुआ है, क्योंकि अगर हम यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं तो ये आंसर आएगा नहीं।
ठीक, तो पाई की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। और यहाँ मिस्टेक से मतलब यहाँ पर जो, और यहाँ पर इन्होंने गलती से ये पाई लिख दिया है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जब भी आप बड़े क्वेश्चन करेंगे, समझिए ध्यान से, जब भी आप इस तरह के बड़े क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपको पाई की वैल्यू रखनी ही रखनी है। अगर उन्होंने कुछ दिया है तो वो रखनी है, अगर नहीं दिया है तो 22/7 रखनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 का ये अथवा पार्ट है। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई का मतलब एल, एल हमको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, तो इसके आधार का हमें व्यास ज्ञात करना है। यहाँ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ही लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि व्यास या ऊंचाई निकालनी हो उसमें, तो अगर उसमें जो चीज दी है, अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है तो वही लेना है, वक्र पृष्ठ दिया है तो फिर वही लेना है, अगर आयतन दिया है तो फिर वही, उसको आयतन तो मान लो आयतन ही होता है, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में कंफ्यूज ना हो। अगर यहाँ संपूर्ण पृष्ठ लिखा है तो संपूर्ण पृष्ठ ही लगाना है, अगर वक्र पृष्ठ लिखा है तो वक्र पृष्ठ ही लगाना है, ठीक है। तो अच्छा, इसका चित्र बनाना जरूरी नहीं है पर बना लेते हैं, ठीक। शंकु बनाते हैं यहाँ पर एक छोटा सा, ऐसे कुछ, ये हमारा शंकु बन गया। और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, यानी कि ये वाली स्लैंट हाइट, ओके, तिर्यक ऊंचाई मतलब ये एल, तो ये एल का मान दे रखा है 13, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, तो बस जो जो दिया है वो लिख लेंगे। और हमें व्यास ये इतना निकालना है, नहीं इतना पूरा, भाई ये तो त्रिज्या हुई, हमें व्यास पूरा निकालना है इतना, ठीक है। तो लिखेंगे क्या कि माना आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या बराबर कितनी, आर, क्योंकि त्रिज्या को आर मानना पड़ेगा। और क्या, और जो ये एल दे रखा है ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई, ये हमें पहले से पता है, क्या तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या, एल, एल बराबर क्या 13, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 13 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमको दे रखा है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पाई है, ठीक है, 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस जो हमें दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है, तो हम जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, अच्छा ये तो 90 पाई दे रखा है, तो उसको एक बार 90 पाई लिख लेते हैं। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे कि पाई आर, अब ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे आर प्लस एल या एल प्लस आर, ठीक है। तो पाई आर, आर प्लस एल या एल प्लस आर, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। अब यहाँ क्या 90 पाई, पाई से पाई तो हो गया कैंसल, ठीक। अब आर की मल्टीप्लाई एल से करेंगे तो, अच्छा पहले, अब पहले इसमें एल का मान रख लेते हो, एल का मान क्या है 13 है, तो फिर आर, यहाँ पर भी आर, और यहाँ क्या 13 लिख लेंगे, ठीक है, एल की जगह 13, और यहाँ 90 हो जाएगा। तो आर का जब आर में मल्टीप्लाई तो आर स्क्वायर, प्लस आर का 13 में मल्टीप्लाई तो 13 आर, और जो 90 है यहाँ आ जाएगा माइनस का, बराबर 0। अब 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने से 13 आ जाए, तो 15 छक्का 90, तो वो तो नहीं बनेगा, 18 पंचे 90 ये बन जाएगा, तो 18 में से 5 गया तो 13, तो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस, तो यहाँ क्या 18 माइनस 5, क्योंकि 18 पंचे 90 होता है, और 18 में 5 गया तो 13 बन रहा है, तो 13 की जगह हमने ये लिख दिया क्या 18 माइनस 5, और आर लिखा रहेगा माइनस 90 इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखा रहेगा। अब आर स्क्वायर प्लस यहाँ क्या 18 आर हो जाएगा, यहाँ माइनस का 5 आर हो जाएगा, माइनस 90 बराबर क्या 0 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों से क्या आर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आर प्लस 18 बचेगा, यहाँ माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ आर, तो यहाँ प्लस 18 बचेगा, बराबर में क्या 0। तो आर प्लस 18 एक ब्रैकेट में कर लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में आर माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों को अलग अलग, तो आर प्लस 18 बराबर 0, ये अलग, यहाँ से आर माइनस 5 बराबर 0, तो आर बराबर कितना 5, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ आर बराबर माइनस का 18, तो ये माइनस का 18 नहीं लेंगे, ठीक है, माइनस वाली संख्या नहीं लेंगे, पॉजिटिव संख्या लेके चलेंगे। तो जब त्रिज्या हमारी आर आई है, भाई त्रिज्या जो हमारी आर 5 आई है, तो कह सकते हैं व्यास, व्यास बराबर कितना 5 गुणे 2, कितना 10 सेंटीमीटर, तो क्या लिख देंगे व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर, बस ये आंसर आ जाएगा, और इसको आंसर लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन सिंपल था 6 नंबर के हिसाब से, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 24 है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके बाद का अवनमन कोण 45 है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, हमें केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अच्छा, इसमें ये कैसे पता चलेगा क्या चीज बड़ी है और क्या चीज छोटी है, तो सिंपल सा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, जो भवन है उसके अगर हम शिखर पर खड़े होते हैं तो क्या देखते हैं कि जो केबल टावर है उसके शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण बता रहा है, यानी कि जहां हम खड़े वहां से हमें उन्नयन कोण देखना पड़ रहा है, और उन्नयन कोण हमेशा ऊपर की ओर देखा जाता है,
तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो टावर है वो ऊंचा है और जो भवन है वो छोटा है। ठीक, तो पहले तो बनाते हैं चित्र इसका, क्या कैसे बनेगा कि मान लीजिए यहाँ हमने कोई ये 7 मीटर ऊंचा ये भवन बना लिया। ठीक है, ये हमने 7 मीटर ऊंचा कोई भवन बना लिया और यहाँ से कोई केबल टावर, मान लीजिए केबल टावर हमने यहाँ इतना बना लिया, ये थोड़ा सा ऊंचा बनेगा। अब जब भवन की शिखर पर खड़े हैं तो केबल टावर के शिखर का, ठीक है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण है तो मतलब हमें ऊपर की ओर देखते हुए चित्र बनाना है, तो ऊपर की ओर देखेंगे, इसका मतलब चित्र जो जो सामने वाला वो है, ठीक है, वो बड़ा बनेगा। तो फिर ये बनेगा हमारा 60 डिग्री, और यहाँ से हम इसको ऐसे ऐसे लाइन खींच देते हैं और ये कह देते हैं कि 60 डिग्री। हालांकि थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए था क्योंकि 60 डिग्री थोड़ा और बड़ा बनता है। अब क्या बोला है कि इसके पाद का अवनमन कोण, तो जहां खड़े हैं वहीं से देखेंगे किस जो टावर है इसके पाद का जो अवनमन कोण है। ठीक है, अवनमन कोण का मतलब होता है ये वाला, ये कोण जो 45 है तो फिर ये भी 45 होगा, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण से भी 45 हो जाएगा। बस हमें इतना दिया, इतने से ही काम हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें केबल टावर की ऊंचाई निकालनी है, मतलब ये पूरी ऊंचाई हमें निकालनी है, ये पूरी ऊंचाई h हमें फाइंड आउट करना है। अब ये इतना तो 7 दे रखा है, समझिए इतना तो 7 सेंटीमीटर है भाई, जब ये वाला 7 तो ये भी 7, इतना पूरा h है, ये 7 है तो इतना कितना बचा, h-7 ही तो बचेगा, पूरे में 7 घटाएंगे तो इतना कितना h-7 बचेगा। अब इसको नाम दे देंगे, इसको a, इस पॉइंट को b, इसको c, इस पॉइंट को d मान लेते हैं और इस पॉइंट को e मान लेते हैं। तो ये हमने सबके नाम दे दिए। अब जो जो दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है। अच्छा, पहले तो मानते हैं कि माना ये जो टावर है, तो टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई बराबर कितना, h मीटर। ठीक है, टावर की ऊंचाई h मीटर हो गई। इसको फिलहाल हम x मानते हैं, दूरी भी हमें चाहिए होगी तो उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, और क्या दिया है, भवन की ऊंचाई हमें पता है, तो भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई है कितनी, 7 मीटर, ये हो गई भवन की ऊंचाई। ठीक, अब क्या दूरी हमें पता है, कौन सी दूरी, दूरी ए बी, ए बी बराबर क्या है, x मीटर, और दो एंगल पता है हमें, कौन कौन सा, एक सी ए बी, एंगल सी ए बी बराबर कितना है, 45 डिग्री, और दूसरा एंगल हमें पता है यहाँ से डी सी ई। ठीक है, डी सी ई ये कितना है, ये 60 डिग्री है, तो लिखेंगे एंगल डी सी ई बराबर कितना, 60 डिग्री। ये हमने सब चीजें यहाँ पर नोट कर ली। अब पहले इसमें जाएंगे, ठीक है, इस छोटे वाले ट्राइंगल में, तो या फिर ये छोटा कह सकते हैं या इसको किसी को भी कह सकते हैं, तो सी ए बी में, तो ट्राइंगल सी ए बी में, तो लिखेंगे कि ट्राइंगल सी ए बी में, और सी ए बी में हम क्या पाएंगे कि tan 45 इज इक्वल्स टू सी बी। ठीक है, सी बी अपॉन ए बी, ये लंब है ये आधार है, बस यही लिखेंगे क्या, tan 45 इज इक्वल्स टू क्या, सी बी अपॉन ए बी, लंब बटे आधार। ठीक, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है और सी भी हमारा 7 सेंटीमीटर और 7 मीटर दे रखा है भाई, ये सी भी 7 मीटर है तो 7 मीटर लिख देंगे। और ये जो ए बी है ये कितना x है, तो यहाँ पर x लिख देंगे बस, तो x यहाँ आ जाएगा, x बराबर कितना, 7 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी हमारी। अब किस में, अब इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, अब इस वाले ट्राइंगल में, तो इसमें क्या, डी सी ई, तो लिखेंगे पुनः ट्राइंगल डी सी ई में, और डी सी ई में हम क्या पाएंगे कि tan 60, भाई इसमें tan 60 है ये, और इसके बाद ये है क्या, लंब, इसको लंब लेंगे और ये वाला आधार है, तो लंब कितना है, h-7 और आधार क्या रहेगा x, लेकिन उससे पहले क्या डी ई बटे सी डी लिखेंगे, ई डी बटे सी डी, या फिर डी ई बटे सी डी कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमें ई डी बटे सी डी लिख लेते हैं इसमें, तो क्या लिखेंगे ई डी और बटे में क्या सी डी, ऐसे लिख लिया हमने। अब tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और ई डी, ठीक है, ई डी यहाँ देखिए, ईडी का ईडी को क्या रखेंगे, h-7, तो यहाँ लिखेंगे h-7, और सी डी हमें क्या x, भाई पहले भी सी डी एक्स ही था तो यहाँ x रख देंगे। अब यहाँ से क्या √3 और x जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो यहाँ क्या x हो जाएगा, यहाँ h-7 हो जाएगा। अब इसको इस तरफ लगा लेते हैं, यहाँ साइड में कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे √3, और इस x की जगह पर क्या, भाई ये x है तो इस x की जगह पर क्या लिखेंगे, 7, क्योंकि x का मान 7 है तो यहाँ 7 लिख देंगे, बराबर क्या h-7, और यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से हुआ है, तो यहाँ से ये है √7 3, और जो ये 7 है इसको भी यहाँ ले आएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, बराबर में h हो जाएगा। फिर h बराबर इन दोनों से कॉमन ले लेंगे 7, तो यहाँ क्या √3 + 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, और यहाँ मीटर और लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या कि टावर की, एक मिनट, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर क्या,
7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। अच्छा, यहाँ √3 का मान क्यों नहीं रखा हम लोग ने? क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने √3 की वैल्यू नहीं दे रखी थी। अगर वैल्यू दी होती तो यहाँ √3 की वैल्यू रखते, नहीं दे रखी तो बस आंसर हमने रूट में ही निकाल दिया, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 24 का ये अथवा वाला पार्ट है। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, ठीक है, तो पहले जो उन्नयन कोण रहा होगा वो फाई रहा होगा, फिर थीटा हो गया। तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया, यानी कि क्षैतिज तल में कोई स्तंभ है, उसकी जो छाया है ए मीटर अधिक हो जाती है। इसका मतलब पहले छाया कुछ और रही होगी और दोबारा जब वो फाई से थीटा हो गया, यानी पहले तो फाई रहा होगा, फिर जब थीटा हो गया उस कंडीशन में जो वो दूरी है ए मीटर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ए मीटर अधिक हो गई। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और जो वो स्तंभ होगा उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो पहले चित्र बना लेते हैं इसमें। सबसे पहले तो एक स्तंभ बनाते हैं और स्तंभ मान लीजिए कुछ ऐसे है और सूर्य यहाँ कहीं समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं पर सूर्य ऐसे होगा। तो कहा क्या है, जो ये स्तंभ है, ठीक है, इसके उन्नयन कोण, ठीक है, इसके उन्नयन कोण फाई से थीटा। तो पहले फाई रहा होगा, ठीक है, तो ये मान लिया हमने कि यहाँ पर फाई रहा होगा और फिर उसके बाद थीटा हो गया। तो इसका मतलब थोड़ा आगे बढ़े होंगे और यहाँ आगे बढ़ने पर जो ये एंगल है यहाँ तक का, ये कितना, ये थीटा हो गया होगा, ये हमने माना। ठीक, अब जो ये दूरी है, ठीक है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, तो पहले दूरी क्या है वो तो हमको नहीं पता, तो इसको हम फिलहाल के लिए x मानते हैं, क्योंकि पहले क्या दूरी थी वो हमको नहीं पता। लेकिन ये दूरी हमको पता है कि जब फाई से थीटा हो जाता है तो ए मीटर बढ़ जाता है। इसका मतलब जब फाई से थीटा हुआ तब ए मीटर बढ़ गया। तो ये बढ़ी हुई जो दूरी है ये हमको पता है कि ये ए मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये तो ए मीटर है और ये x मीटर। ठीक है, ये हमको नहीं पता, तो ये x मीटर हमने माना था। और ये स्तंभ की ऊंचाई, ये स्तंभ है, इसको यहाँ लिख भी देते हैं कि ये, एक मिनट, स्तंभ, तो स्तंभ ऐसे लिखते हैं, तो स्तंभ है ये हमने इसको h माना हुआ है। ठीक, अच्छा, अब इसका नाम दे देते हैं। तो यहाँ तो a नाम दे देते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट को a, इस पॉइंट को b नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को c नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को d नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमने चित्र बना लिया। अब देखिए, इसमें जो चीजें हमको दे रखी हैं वो लिखेंगे और जो चीजें निकालनी है वो भी लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें जो स्तंभ की ऊंचाई निकालना है वही लिखते हैं। तो लिखेंगे माना स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई को क्या मानेंगे, h मीटर। ठीक है, इसको हमने h मीटर मान लिया है। अब जो ये दूरी है इसको भी तो हमने माना है cb, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि दूरी cb, इसको भी हमने क्या x माना हुआ है, x मीटर, तो ये भी हमने माना है, यहाँ पर भी माना लिख देंगे कि इस दूरी को भी हमने माना है। और हमें क्या गिवन है, ये वाली dc दूरी है, ये गिवन है, तो ये भी लिख लेंगे कि जो दूरी है dc, इसको dc माना है, वो a मीटर, ये हमें दिया है। ठीक है, a मीटर और ये दिया है, तो यहाँ पर दिया है ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, ये हमको दे रखा है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या पता है, दो एंगल पता है। कौन कौन से, एक ए सी बी, एक तो ये एंगल पता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी, ये कितना है, फाई एंगल है। और दूसरा एंगल भी हमको पता है ए डी बी, भाई ये वाला एंगल भी तो पता है, थीटा है, एंगल ए डी बी। ठीक है, ए डी बी, ये क्या है, ये थीटा है। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी, जो फाई से थीटा हो गया तो मैंने फाई यहाँ बनाया, थीटा यहाँ बनाया। अब आपके दिमाग में ये चलेगा कि नहीं, फाई यहाँ भी तो बन सकता था, थीटा यहाँ भी तो बन सकता था। तो नहीं, स्तंभ की छाया पूछा ना, तो स्तंभ की छाया पहले तो इतनी होगी ना, इस वजह से थीटा पहले बनेगा, मतलब जो उसमें कहा गया वो पहले बनेगा और स्तंभ की तरफ से बनेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ नहीं बनेगा, पहले यहीं बनेगा फाई और फिर थीटा यहाँ बनेगा। ओके, तो अब लगाते हैं। अब बस इस ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में लेते हैं। तो किस ट्राइंगल में, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए सी बी में, तो ट्राइंगल ए सी बी में, और ए सी बी में क्या, टैन, यहाँ क्या है, फाई है, तो क्या लिखेंगे, टैन फाई। और टैन फाई क्या है, ये ए बी लंब है और ये क्या, आधार है, तो लंब बटे आधार, यानी कि ए बी अपॉन में क्या, बी सी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी अपॉन में क्या, बी सी। ठीक है, अब टैन फाई तो ऐसे ही लिखा रहेगा, तो टैन फाई तो ऐसे लिख देते हैं, और ए बी को हमने h माना है, ठीक है, और बी सी इसको हमने x माना है। अब x को यहाँ ले जाते हैं, अब x को यहाँ ले जाते हैं और tan फाई जो है, tan फाई यहाँ ले आते हैं, तो ठीक है, तो x यहाँ आ गया और tan फाई यहाँ कर दिया, तो क्या हो जाएगा, h अपॉन tan फाई, और इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब पुनः किस त्रिभुज में लेंगे, तो लिखेंगे पुनः
अब जो ये दूसरा त्रिभुज है, एक और तो ट्राइंगल है इसमें ए डी बी, ठीक है, तो पुनः ट्राइंगल ए डी बी में, ठीक है, तो लिखेंगे पुनः ट्राइंगल किसमें, ए डी बी में। इसमें क्या लेंगे हम, इसमें लेंगे ए बी, ठीक है, ए बी ले लेंगे और बटे में क्या लेंगे, डी डी, और ये किसके बराबर होगा, टैन थीटा के बराबर, क्योंकि थीटा लेना है एंगल, तो लिखेंगे क्या, टैन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी और बटे में पूरा पूरा ये डी बी, ठीक है, तो डी बी लिख देंगे यहाँ पर डी बी, और टैन फाई तो ऐसे ही लिखा रहेगा, टैन थीटा, हाँ टैन फाई नहीं टैन थीटा है, तो टैन थीटा तो ऐसे ही लिखा रहेगा, ए बी, और ए बी की वैल्यू एच, भाई हमने ए बी को एच ही तो माना है, और यहाँ डी बी, जो ये डी बी लिखा हुआ है, तो डी बी क्या लेंगे, ए प्लस एक्स, भाई ये पूरा लेना है तो पूरा ये ए है और ये एक्स है, तो यहाँ पर ए प्लस एक्स पूरा ही लेंगे, तो इसके अपॉन में लिखेंगे ए प्लस एक्स, ठीक है। अब ए प्लस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए प्लस एक्स और ब्रैकेट में क्या, टैन थीटा बराबर क्या, एच, ठीक है, बराबर में एच, तो एच तो पहले से ही था यहाँ पर। अच्छा अब क्या करेंगे, इस एक्स की वैल्यू हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में निकाल के रखी है क्या, एच अपॉन टैन फाइव, इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस और एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, एच अपॉन टैन फाइव, ठीक है, ये ब्रैकेट में कर देंगे, और यहाँ क्या है, टैन थीटा, टैन है ये, ओके, और ये थीटा है, बराबर में क्या है, बराबर में यहाँ पर एच लिख देंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से, ये हम समीकरण 1 से क्यों किए हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि x की जगह पर ये समीकरण 1 से n की है, ठीक है। अब जो ये टैन थीटा है, a से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, a टैन थीटा प्लस, अब टैन थीटा इस h से भी तो मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा अपॉन में क्या, टैन फाइव, और ये h है तो h यहाँ पर भी लिख देंगे, भाई टैन थीटा जो है h से मल्टीप्लाई करेगा तो s टैन थीटा, और अपॉन में टैन फाइव पहले से लिखा हुआ वो ऐसे लिखा रहेगा, बराबर में h हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब a tan थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब जो ये वाला पूरा पोर्शन है इसको भी इधर ले आएंगे, तो h तो ऐसे लिखा रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का ये पूरा पोर्शन इस तरफ ले जा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, tan थीटा अपॉन tan फाइव, और ये h इंटू में जो ये h चल रहा है वो ऐसे लिखा रहेगा। अब इन दोनों से h कॉमन ले सकते हैं, तो जब h कॉमन लेंगे यहाँ 1 बचेगा, भाई h तो चला गया तो 1 तो बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, tan थीटा बटे में tan फाइव, यहाँ ऐसे बचेगा, तो यहाँ क्या है, a tan थीटा, ठीक है, यहाँ बराबर का निशान लगा देंगे। अब यहाँ से a tan थीटा बराबर h, और यहाँ क्या 1 मान लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, tan फाइव, ठीक है। अब tan फाइव यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और 1 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा tan फाइव और यहाँ क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है, इतना हो गया। अब जो ये tan फाइव है ना, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तिर्यक गुणा, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको यहाँ साइड में लिखते हैं, यहाँ से करते हैं क्या, a tan फाइव, भाई ये tan फाइव है, इस a से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, ये tan फाइव जो है इस a से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब ये tan थीटा से मल्टीप्लाई करेगा, तो a tan फाइव tan थीटा, तो tan फाइव हमने यहाँ पर लिख दिया और tan थीटा लिखा है वो भी यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या tan, ठीक है, tan थीटा ये भी लिख दिया हमने यहाँ पर। अब h बराबर, यहाँ बराबर में फिर h लिखेंगे, और यहाँ क्या बचा, tan फाइव माइनस में क्या, tan थीटा ये भी लिख दिया हमने। अब h की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ से h तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और जो ये पोर्शन है ये इसके बटे में आ जाएगा, इसका मतलब a tan फाइव tan थीटा बटे में, ये पूरा पोर्शन बटे में आ जाएगा, क्या tan फाइव माइनस tan थीटा, ये पूरा पोर्शन क्या इसके बटे में आ गया, और यहाँ क्या h, बस यही पूछा था। ये अब क्या लिखेंगे कि स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई h बराबर, ठीक है, क्या लिख देंगे, a tan फाइव tan थीटा और बटे में tan फाइव माइनस tan थीटा, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल बहुत ही टफ नहीं होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, और अगर आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप आप कर ले जाएंगे पेपर में, ठीक है। वैसे मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगी कि आप अपनी बुक तैयार कीजिए, जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, मतलब मेरे कहने का ये है कि आपके पास जो भी बुक है, किसी भी राइटर की बुक है, ठीक है, वो आप तैयार कीजिए, पूरी तैयार कीजिए, उसमें
कोई भी ऐसा सवाल ना हो जो आपको नहीं आता हो, ठीक है? कोशिश कीजिए कि अपने आप पूरी बुक तैयार कर लीजिए। उसमें फ़ॉर्मूला है, छोटे क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन हैं, हर एक चीज़ उसमें तैयार कीजिए। यानी आपको अपनी ही बुक पढ़ना है और 10 बुक नहीं पढ़नी है कि नहीं हमको क्वेश्चन बैंक भी ले आते हैं, हम ये भी ले आते हैं, हम वो भी ले आते हैं। ये सब मत कीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बुक तैयार कीजिए, पूरी बुक तैयार कीजिए बहुत अच्छे से कि आपको अपनी बुक का एक-एक क्वेश्चन अच्छे से आने लगे, ठीक है? उसके बाद आप एक कोशिश और कीजिए कि आप अनसॉल्व्ड तैयार कीजिए और अनसॉल्व्ड में भी आप क्या तैयार कीजिए, अनसॉल्व्ड में जो सेट 2024 का चल रहा है ना, तो 2024 का सेट अगर देखा जाए तो आएगा तो, लेकिन ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है? 2024 का सेट होता है वो ज़्यादा नहीं आता है, ज़्यादा क्या आता है? ज़्यादा आता है सेट नंबर आप तैयार कीजिए 2021 ठीक है? एंड 2022 ठीक है? एंड 2023 ये तैयार कीजिए। ये 3 सेट तैयार कीजिए, ठीक है? अगर आपको 95 प्लस मार्क्स लाने हैं, ठीक है? 95 प्लस मार्क्स लाने हैं कि 95 से अबव मार्क्स आपके आएँ, तो आप कीजिए क्या कि 2021, 2022 और 2023 तैयार कीजिए। 24 भी देख लीजिए, हालाँकि उतना नहीं आएगा, लेकिन ये 3 सेट आप तैयार कीजिए, ठीक है? इसमें भी 7 सेट हैं, इसमें 7 सेट हैं, इसमें 7 सेट हैं। इतना कीजिए आप। उसके बाद अपनी बुक, ठीक है? बुक आपको पूरी पढ़ना है, बुक आपको पूरी कंप्लीट पढ़ना है, जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, जिस राइटर की बुक है। उसके अलावा कोई क्वेश्चन बैंक नहीं, कुछ नहीं, आपको कुछ भी नहीं तैयार करना है, ठीक है? तो अगर आप इतना कर ले जाते हैं, तो आप देखेंगे आपके 95 प्लस मार्क्स आएँगे। होता क्या है कि बच्चे सारी बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन जो मेन हमारा फ़ोकस होना चाहिए ना कि एक बुक के सभी आंसर, सभी क्वेश्चन और सभी फ़ॉर्मूला उस पर फ़ोकस नहीं करते हैं। दसों बुक पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है। जो मेन टॉपिक है ना, आपको सिर्फ़ उतना पढ़ना है, उसमें से आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए अब आगे क्वेश्चन लगाते हैं इसका 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2 संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, संख्याएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो मैं आपको लगा के बताती हूँ। तो आंसर नंबर 25 यहाँ से करेंगे। 2 संख्याओं का योग, अच्छा इसको 2 तरह से लगा सकते हैं। तो मैं आपको अभी एक तरीका बताती हूँ। देखिए माना पहली संख्या 2 संख्याएँ माननी है, तो पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या क्या? y मान लेंगे। ठीक है, दूसरी संख्या को हमने y मान लिया। प्रश्नानुसार क्या हमें बोला था? प्रश्नानुसार क्या बोला था कि x प्लस वाई बराबर कितना 8 या 2 संख्याओं का अंतर 8 यही तो बोला था। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला है? उनके व्युत्क्रमों का योग, यही तो बोला है। तो पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला है कि व्युत्क्रमों का योग। तो अब अगर इसका व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम का मतलब है ये संख्या बट्टे में लिखी जाएगी 1/x, व्युत्क्रम का मतलब 1/x। फिर इसका भी व्युत्क्रम करेंगे, यहाँ पर भी 1/y हो जाएगा। तो व्युत्क्रमों का योग, इसका व्युत्क्रम हो गया, इसका व्युत्क्रम हो गया, इनका योग करेंगे। तो योग है कितना? 8/15। ठीक है, ये कहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का मतलब ये है कि यहाँ से काम करते हैं, जो ये x, ये जो y लिखा हुआ है इसकी ना वैल्यू निकालते हैं। तो फिर y बराबर क्या हो जाएगा? 8 माइनस एक्स, यहाँ जहाँ ये x लिखा हुआ है, ठीक है, ये x यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ आकर माइनस बन जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 माइनस एक्स, ये y की वैल्यू हम निकालेंगे और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो फिर 1/x प्लस 1 क्या? 8 माइनस एक्स, ऐसे लिखेंगे और बराबर क्या? 8/15 ऐसे लिख लेंगे। अब इन दोनों का क्या एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में ये पूरी संख्या आ जाएगी, ये भी आएगा और ये भी आएगा। ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और ये x यहाँ मल्टीप्लाई करेगा। तो 8 माइनस एक्स जब यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ ऐसे लिख देंगे। फिर 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा बराबर 8/15। अब यहाँ से ये कैंसिल होगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 8 बचेगा और यहाँ क्या x, अच्छा ये 8 लिखा है तो 8 माइनस एक्स, ओके, ये 8/15। अब 8 से 8 भी कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ 1 और यहाँ 1। अब 15 की गुणा इस 1 से करेंगे और जो ये संख्या यहाँ लिखी इसकी गुणा इस 1 से करेंगे। ठीक, तो पहले 15 की गुणा 1 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। उसके बाद ये इसकी गुणा जब इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? x यहाँ 8 माइनस एक्स ऐसे हो जाएगा। फिर 15 बराबर x की मल्टीप्लाई 8 से तो 8x हो जाएगा, यहाँ क्या x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस का है जब इस तरफ ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8x। और ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, ये तो क्योंकि यही लिखा है, इसको थोड़ी ना हटाया हम लोग ने, तो ये तो ऐसे लिखा रहेगा और बराबर में क्या 0 लगा देंगे। अब 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने से, भाई यहाँ प्लस का निशान है, इसका मतलब कि जोड़ने से आएगा। तो जोड़ने से कितना? 8 आ जाए। तो 5 3 15 और 5 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 8 बनता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 5x, फिर यहाँ क्या माइनस 3x। क्यों? क्योंकि माइनस का निशान है, इस वजह से यहाँ माइनस, तो फिर यहाँ पर भी माइनस, फिर प्लस 15 और बराबर में क्या 0।
इन दोनों से क्या कॉमन ले लेंगे, केवल x, तो यहाँ x माइनस 5 बचेगा। अब इन दोनों से क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस का 3, तो यहाँ x माइनस 5, क्योंकि ये माइनस इस प्लस को भी तो माइनस करेगा, और 3 बचे 15, इसलिए 5 लिख देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। अब ये एक ब्रैकेट में एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या x बचा और यहाँ -3, तो x -3 ऐसे लिख लेंगे और बराबर में क्या 0 लिख देंगे। अब यहाँ से इसको अलग अलग करेंगे, तो x माइनस 5 बराबर 0, इसको अलग करेंगे, और यहाँ x माइनस 3 बराबर 0, इसको अलग करेंगे, तो यहाँ से क्या x बराबर 5 आ जाएगा, और यहाँ से x बराबर 3। भाई ये 5 यहाँ जाएगा तो प्लस का, 3 यहाँ जाएगा तो ये भी प्लस का बन जाएगा। अब समीकरण 1 लिखेंगे, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास है क्या, x प्लस वाई बराबर 8, ठीक है। अब हमें यहाँ y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पहली कंडीशन लिखेंगे कि जब, फर्स्ट कंडीशन में जब x बराबर 5, ठीक है, जब x बराबर 5 है, तो इस समीकरण में मान रखेंगे, तो क्या होगा, x की जगह 5 लिखेंगे, तो 5 प्लस वाई बराबर कितना, 8, तो y बराबर 8, ये 5 यहाँ जाएगा तो माइनस का 5 बन जाएगा, ठीक है। तो फिर y बराबर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो यानी कि x बराबर जब हमने 5 लिया था तब y बराबर 3 आ रहा है, ठीक है, x बराबर 5 पर y बराबर 3 आ रहा है, तो यहाँ x, y क्या हो जाएगा, 5, 3, तो एक तो वैल्यू ये आ रही है। अब दूसरी वैल्यू क्या, सेकंड कंडीशन हमें लेनी पड़ेगी कि जब, भाई यहाँ 2 कंडीशन आई थी, तो जब, और ये आपका 6 नंबर का सवाल है, तो यहाँ आपको जितनी कंडीशन बनेगी उतनी कंडीशन लगा के दिखानी है, क्योंकि 6 नंबर एग्जामिनर ऐसे ही नहीं दे देगा आपको, ठीक है, कि आप नहीं, आपने 1 कर दिया वो खुश होकर दे देगा, नहीं, आपको यहाँ जितनी कंडीशन बननी उतनी आपको यहाँ दिखानी है। तो ये फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, जब x बराबर 3, जब हम x बराबर 3 ले रहे हैं उस समय इसमें मान रखेंगे फिर से, तो क्या x, अच्छा x की जगह 3 लेना है, ओके, तो x की जगह 3 प्लस वाई बराबर 8, तो यहाँ से क्या y बराबर 8, तो ये 3 माइनस में जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जो दूसरी हमारी बन रही, इस तरह से लाइन खींच देते हैं, तो दूसरी इक्वेशन बन रही है हमारी, वो क्या बन रही है, x, y, ठीक है, जो दूसरे पॉइंट्स आ रहे हैं वो क्या, 3 और 5, 3 पर 5 आ रहे हैं, तो जो आंसर हम लिखेंगे, ठीक है, एक्स वाई का जो आंसर लिखेंगे, यानी जो 2 संख्याएं हमारी आएंगी, तो क्या लिखेंगे फिर आंसर, 2 संख्याएं, और 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 5, 3, या फिर इसमें या लगाएंगे, या 3, 5, तो ये पूरा आंसर ही हमको दिखाना है, ऐसे नहीं कि बस यहाँ तक आ गया और छोड़ दिया, ठीक, ये आंसर करना है आपको लास्ट तक, ओके। अब इसी सवाल को ना आप एक तरीके से और कर सकते थे, तो बस थोड़ा सा ऊपर ही चेंज होना है, वैसे वो सेम ही है इसके, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से लैंग्वेज और थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा था 2 संख्याओं का योग 8 है, तो जब यहाँ से मानेंगे ना तो क्या लिखेंगे कि माना पहली संख्या बराबर क्या, x मानेंगे, और दूसरी संख्या को हम y न मान करके क्या 8 माइनस x मानेंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये संख्या इसमें से घटा दी जाएगी तो उसका योग निकल आता है, इस वजह से दूसरी संख्या को हमें 8 माइनस x मानना है। जब भी योग दिया हो, ठीक है, 2 संख्याओं का, तो ऐसे भी संख्याएं मानी जा सकती है, ठीक। अब ये तो हो गया पहली संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है, तो ये अब समीकरण 1 यहाँ पर नहीं बनेगी, ठीक। अब सीधे क्या, जो प्रश्नानुसार जो दूसरी इक्वेशन दे रखी थी ना कि व्युत्क्रमों का योग, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x, प्लस दूसरे का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या 8 माइनस x, और बराबर में क्या हो जाएगा 8/15, ठीक है। ये इक्वेशन जो बना ली हमने, ये डायरेक्ट हमने यहीं से बना ली, और ये इक्वेशन 1 ये हमने इसमें यहाँ पे बनाई थी, यानी कि वैल्यू पुट करी थी, तो बस इतना अंतर रहेगा, इन दोनों में इतना अंतर आ जाएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तब भी पूरा उतना ही सॉल्व होना है, ठीक है। तो चलिए अब इसका अथवा पार्ट लगा लेते हैं। अब 25 का ये अथवा वाला पार्ट लगाएंगे। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने हैं जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। तो वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। तो लिखेंगे कि माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। जब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहेंगे तो हमें कौन कौन से लेने हैं, एक x लेना है और एक x+1 लेना है, ठीक है। जब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछेंगे तो एक x लेना है, एक x+1 लेना है। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार क्या कहा है कि जो ये संख्याएं हैं ना इनका वर्ग करेंगे, तो संख्याओं का वर्ग यानी इसका वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे, और वर्गों का योग बोला है, तो भाई प्लस का निशान यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि वर्गों का योग बोला है, ठीक है। तो फिर अब इसका भी वर्ग करेंगे, तो पहली संख्या प्लस इसका वर्ग करेंगे यानी कि दूसरी संख्या, बराबर कितना बोला है 365, ठीक। अब क्या x² तो ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर खुलेगा, तो यहाँ a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा,
फिर यहाँ क्या 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए तो एक्स हो जाएगा, इंटू बी बी 1 हो जाएगा। तो ये फार्मूला यहाँ पर हमने खोल दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक, यहाँ क्या 365। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिला के कितने 2x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस अब पहले इसको लिखते हैं, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, तो पहले 2x लिख लिया। अब जो ये 1 है ये यहाँ लिख लेते हैं, और जो 365 है इसको इस तरफ ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा 365 इज इक्वल्स टू क्या 0 हो जाएगा। ठीक, अब अच्छा अभी एक बार लिख लेते हैं, इसको घटा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब 365 से अगर 1 घटा देंगे तो माइनस का 364 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब इन सब से क्या 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ से सिर्फ x बचेगा, और यहाँ से 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 4, यहाँ से 182 आ रहा है, बराबर में क्या 0। ठीक, अब जो ये 2 है, 2 जब इसके बटे में जाएगा तो वो 0 बन जाएगा, तो फिर ये 2 यहाँ से हटा देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। भाई 0 के बटे में 2 जाएगा तो फिर से 0 बन जाएगा, इसलिए वाला स्टेप हमने हटा ही दिया। अब यहाँ से क्या 182 के ना ऐसे गुणनखंड करने हैं, ठीक है, 182 के ऐसे गुणनखंड करने की घटाने से कितना आ जाए, घटाने से 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं, मतलब 1 है तो घटाने से 1 आ जाए। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ साइड में गुणनखंड करेंगे। अब 182 लिखा हुआ है, 182 पहले 2 से कट करते हैं, तो कितना 2 नाम 18, 2 एकम 2, फिर ये 7 से कट होगा क्योंकि 91 है तो 7 से कट होता है, तो यहाँ 13 आ जाएगा, 13 से 91, फिर ये 13। अब बस यहीं से फैक्टर बनाओ, कुछ ऐसे फैक्टर बने, इन्हीं बस इन तीनों से कुछ ऐसे फैक्टर बने कि घटाने से कितना 1 आ जाए। तो यहाँ 7 दूनी 14, और 14 में अगर 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बन रहा है, और इन सब की गुणा से कितना 182 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 14 में से 13 गया तो 1, और 14 और 13 की गुणा की तो 182 आएगा। ओके, तो अब यहाँ लिखते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 14x माइनस का 13x। ठीक है, इस x की जगह 14x माइनस का 13x, यहाँ 182 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन लेना है, तो बस यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ x प्लस 14 आ जाएगा, x प्लस 14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन लेंगे, यहाँ x आ जाएगा, ये माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, और 13 को जब इससे भाग करेंगे 13 एकम 13, ठीक है, यहाँ कितने बचेंगे 5, तो 13 चौके 52, 0। x प्लस 14 तो एक ब्रैकेट में कर लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 13, और बराबर में क्या 0 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ से x प्लस 14 बराबर 0 ये अलग, और x माइनस 13 बराबर 0 इसको अलग कर लेंगे। यहाँ से x बराबर 14, लेकिन ये माइनस का आ जाएगा, तो ये वाला नहीं लेंगे, माइनस की संख्याओं को नहीं लेना है, तो फिर x बराबर कितना 13, ये जो 13 है ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये लेंगे, यानी कि x बराबर 13 लेना है। क्यों, क्योंकि बोला था धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, जब धनात्मक पूर्णांक हमें बोला है तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हमको नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ तो माइनस आ गया ना, तो ऋणात्मक आ गया ना, तो ये हमको नहीं लेना है, क्योंकि उन्होंने खुद बोला ना धनात्मक पूर्णांक हमको चाहिए है। तो अब यहाँ इसके आगे क्या करेंगे भाई, 13 तक तो हमने कर लिया, यहाँ 13 तक तो कर लिया। अच्छा, अब क्या करना है, अब जो ये हमने माना है ना, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रमागत 2 क्रमागत, ठीक है, 2 क्रमागत धनात्मक क्या पूर्णांक, और क्या हमने क्या क्या माना था, एक x माना था, दूसरा x प्लस 1 माना था, तो बस इसमें वैल्यू रखना है। यहाँ x की जगह 13, और यहाँ क्या 13 प्लस 1, तो यहाँ 13 हो गया, और यहाँ क्या 14 हो जाएगा। ठीक, तो बस क्या लिख देंगे कि बस लिखेंगे यहाँ पर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या 13, 14। ठीक है, 13, 14 दोनों लिख दिए हमने, ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सेट 7 कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, 2024 का ये सेट 7 चल रहा था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी चीज़ कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगी। ठीक है।